नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम धामी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। बिहार के लोगों ने बनाई प्रचंड बहुमत की सरकार। प्रदेश के कृषि एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किए बद्रीनाथ धाम के दर्शन। प्रदेश की सुख समृद्धि एवं सभी के लिए की मंगल कामना। बीकेटीसी ने कैबिनेट मंत्री को बद्री विशाल का प्रसाद तुलसी माला किया भेंट। आगामी 2027 अर्धकुंभ मेले को लेकर साधु संतों में बढ़ी नाराजगी। भारत साधु समाज की बैठक में संतों ने अर्धकुंभ को पूर्ण कुंभ की तरह प्रस्तुत करने के प्रयासों पर कड़ा विरोध जताया। कहा, सदियों पुरानी परंपराओं में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा स्वीकार। चमोली के ग्राम पाव विकासखंड पोखरी में महिला पर भालू ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल महिला को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स किया गया रेफर। भालू प्रभावित क्षेत्रों में भालू के आक्रमण की रोकथाम के लिए तकनीकी टीम सक्रिय रखने के दिए गए निर्देश। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार की नवनिर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सदस्यों को बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि दोनों राज्यों के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध रहे हैं और नई सरकार के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। कार्यक्रम में धामी ने देश भर से आए विभिन्न राज्यों के नेताओं से भेंट करके राष्ट्रीय विकास, सुशासन और समन्वित प्रगतिशील नीतियों पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता के उज्ज्वल भविष्य, राज्य की निरंतर प्रगति और नवगठित सरकार के सफल कार्यकाल की कामना की। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के तहत एक बार फिर से गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नई नियुक्ति के बाद पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने को लेकर के रणनीति निर्माण तक कांग्रेस अब मिशन 2027 पर फोकस कर रही है। तो वहीं इसे लेकर संवाददाता विनय सूद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से विशेष बातचीत की, जिसमें उन्होंने संगठन विस्तार, युवा नेतृत्व को आगे लाने, बूथ स्तर की मजबूती और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। गोदियाल ने कहा कि पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर आक्रामक भूमिका निभाएगी और आने वाले महीनों में संगठनात्मक गतिविधियां तेज होंगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी हमारे साथ हैं, इनसे यहाँ पर बात करेंगे। सर, एक बार फिर से आपको जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने दी है। अब किस तरीके से इस दौरान यहाँ पर जो है आगे की तैयारी आपकी रहने वाली है? आगे एक साल के दरमियान चुनाव है और उस चुनाव के मद्देनजर सिर्फ मुझे जवाबदारी नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम को जवाबदारी मिली है। हम सब संयुक्त रूप में विचार विमर्श करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जो नई टीम बनी है, हम सब लोग मिलकर जो मकसद है उस मकसद तक हम लोग सब पहुंचेंगे। सर, 2027 के जैसे चुनाव होगा तो उसको लेकर उसी के लिए कह रहा हूँ कि 2027 ही मकसद है, तो उसी मकसद के लिए टीम बनी है और हम लोग सब मिलकर उस मकसद को अचीव करेंगे। सर, उपनल कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं और आपने भी जो है इस दौरान उनके धरने में वहाँ पर पहुंचे और उनको जो है इस दौरान अपना समर्थन दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसी मांग जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश में बदल चुकी है वो मांग, और सरकार कर्मचारियों को भी नजरअंदाज कर रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को भी नजरअंदाज कर रही है। सरकार एस्मा लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए कि ये असामान्य परिस्थितियां क्या हैं जिसके लिए उन्हें एस्मा लगाना पड़ रहा है। तो सब अफरा तफरी का माहौल है। सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, तानाशाही चल रही है। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के ID24 से बात की है। देहरादून से ID24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। बहादुराबाद सहकारी समिति के चुनाव इस बार सौहार्द और एकजुटता के माहौल में संपन्न हुए, जिससे संगठन की सकारात्मक कार्य संस्कृति का स्पष्ट संदेश गया। समिति के चेयरमैन पद पर अनिल चौहान का निर्विरोध चयन उनके मजबूत जन समर्थन और प्रभावी नेतृत्व की पुष्टि करता है। अनिल चौहान पहले भी समिति के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के सदस्यों का विश्वास जीत चुके हैं। इसके चलते उन्हें सर्वसम्मति से चुना जाना स्वाभाविक रहा। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर सुशांत चौहान का निर्विरोध चयन समिति में नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। सुशांत चौहान की सक्रियता और युवा सोच समिति के भविष्य को एक नई दिशा देने में सहायक मानी जा रही है। दोनों पदाधिकारियों का बिना किसी विरोध के चुना जाना यह दर्शाता है कि समिति के सदस्य विकास, पारदर्शिता और आपसी सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। मैं हार्दिक से शुभकामना करता हूँ। जो लोग हमारे क्षेत्र के किसान हो,
या व्यापारी हो, उन्हीं सभी के काम पूरे होंगे, ईमानदारी से काम होगा। और जो हमारे यहाँ से बीज, खाद, इसकी किल्लत आती है, ये भी हम पूरी कराएंगे। हमारे पूरे सोसाइटी के जो भी गांव पड़ते हैं, उन सभी का हमारे बहुत बड़ा सहयोग दिया उन लोगों ने हमें, और उन लोगों की वजह से ही आज हम इस पद पे आए हैं। हमारे बोंगले वाले हमारे बहुत साथ दिया इन लोगों ने, रोहालकी के गांव वालों ने हमारा बहुत साथ दिया है, और हमारे जो ग्रुप के जितने भी आदमी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें 9 बजे से 11 बजे तक नामांकन का समय था। इसमें एक नामांकन पत्र जमा हुआ। अध्यक्ष पद हेतु अनिल कुमार जी और उपाध्यक्ष पद हेतु सुशांत जी, क्योंकि जांच के उपरांत दोनों नामांकन पत्र सही पाए गए और उनको निर्वाचित घोषित किया। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी सदस्य करण माहरा ने बीजेपी के मुद्दाविहीन बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस भर्ती घोटाले, किसानों की समस्याओं और बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाती है तो बीजेपी उसे मुद्दाविहीन बताने लगती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दिन दहाड़े लूट, महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों के लापता होने जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें मीडिया भी दिखा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ स्वास्थ्य परियोजनाओं में करोड़ों की मशीनें धूल खा रही हैं और अस्पताल ही नहीं बने हैं। महारा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आयोजन और दिखावे करती है, जबकि प्रदेश की हालत एक दो नहीं, पूरे शरीर में जख्म जैसी हो गई है। उठता है तो उनको मुद्दाविहीन लगते हैं, क्योंकि हम अंकिता की बात करते हैं, क्योंकि हम भर्ती घोटालों की बात करते हैं, क्योंकि हम किसानों की बात करते हैं, हम बढ़ते हुए अपराधों की बात करते हैं। सारी चीज़ें तो आप लोग तो आँख नाक हैं भाई। बद्रीनाथ केदारनाथ में 9 करोड़ से ऊपर की मशीनें खरीद के डाल दी मेडिकल की। वो आज भी जो है स्कूल के कमरों में पड़ी है, अस्पताल बने नहीं दोनों। और 2 साल पहले कहते MOU खत्म हो गया कंपनी का, उसकी कोई जिम्मेदारी अब नहीं रही। कौन जिम्मेदार है इसका? अब ये भी अगर कांग्रेस कहेंगे तो मुद्दाहीन है। मंगलौर के लहबोली बहुउद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति के चुनाव के दौरान विभा देवी को निर्विरोध चेयरमैन चुना गया। दरअसल सभी सहकारी समितियों पर डायरेक्टर पद के लिए चुनाव हुआ था, तो वहीं चेयरमैन पद के लिए विभा देवी को निर्विरोध चुना गया है। तो वहीं नवनिर्वाचित चुनी गई चेयरमैन विभा देवी के प्रतिनिधि का लोगों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि विजय पाल ने सभी किसानों का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की हर तरह की समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। भविष्य में DAP, यूरिया या अन्य उर्वरक के लिए किसानों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। जो भी किसान संबंधित समस्या है उसका प्राथमिकता पर निराकरण किया जाएगा। जो पीछे समस्या रही वो ना तो वो नहीं कर सकते, अगर ये समस्या नहीं रहेगी। बस ये तो है क्षेत्र की जनता का आभार बहुत बहुत जो है। हाँ जी, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है मेरे को, इसको निभाऊंगा। बहुत खुशी का मौका है। इस मौके पर जितने भी हमारे डायरेक्टर थे उन्होंने हमारे चेयरमैन और सभापति और उपसभापति को निर्विरोध चुना है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्र की जनता को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आने वाले टाइम में ये जो संस्था है ये अपने चरम पर पहुंचेगी। जो पहले इसमें धांधलेबाजी हुई है, जो दिक्कत रही है, सब लोगों से कंधा मिलाकर चलने की हम कोशिश करेंगे कि जो किसानों को बहुत दिक्कत रही है खाद की, बीज की, दवाओं की, वो भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो। और ये संस्था किसानों के हित में सदैव काम करती रही है और सदैव काम करती रही। उत्तराखंड में नई खनन नीति लागू होने के बाद राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। बढ़ते राजस्व को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के प्रयासों की सराहना भी की है। राज्य की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है, जिसे सरकार की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि राज्य सरकार के ऐतिहासिक और प्रभावी कार्यों से केंद्र सरकार संतुष्ट है। खनन क्षेत्र में बढ़ा राजस्व प्रदेश की प्रगति का संकेत है। जनता पार्टी की सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उस सरकार का उद्देश्य है कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास करना, और इस विकास के साथ साथ उत्तराखंड का संतुलित विकास हो, चाहे वो खनन का क्षेत्र हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र हो। हम एक संतुलित विकास की अवधारणा को लेकर के आगे चले हैं, और इसी के कारण से आज केंद्र से जो उत्तराखंड को खनन कार्यों के प्रति उसको प्रोत्साहन राशि यहाँ पर मिली है, तो इसी संतुलित विकास की अवधारणा को प्रदर्शित करता है।
हरिद्वार शहर में परिवहन विभाग की टीम ने अवैध वाहन एसेसरीज की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की। औचक निरीक्षण में 8 से 9 दुकानों की जांच की गई। कार्रवाई का नेतृत्व एआरटीओ निखिल शर्मा और नेहा झा, टीटीओ मुकेश भारती और वरुणा सैनी ने संयुक्त रूप से किया। कई दुकानों में प्रेशर हॉर्न, मल्टीटोन हूटर, ब्लैक फिल्म, अनाधिकृत एलईडी, स्टोब लाइट और फैंसी नंबर प्लेट जैसी प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई। अधिकारियों ने मौके पर भौतिक सत्यापन करके दुकानदारों को नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए। विभाग ने कहा कि ऐसे उपकरण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा हैं। अधिनियम का धारा 182A ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बेच सकता है जो कि वाहनों में लगे और जो CMVR के नियमों के अनुरूप ना हो। तो उसी के क्रम में जब हमारी टीमें चेकिंग कर रही हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे वाहन दिख रहे थे जिनमें प्रेशर हॉर्न या अनधिकृत तौर पे लगे हुए हूटर, फ्लैश लाइट्स लगे हुए थे। उसी के क्रम में हमने जो यहाँ पे जो कार एक्सेसरीज व्यापारी हैं उनके 8 से 9 दुकानों पे ये औचक निरीक्षण किया और इस तरह के जो भी उपकरण वहाँ पे पाए गए हैं उनको जब्त किया गया है। उनकी जांच होगी, अगर वो मानक अनुरूप होंगे तो तभी वो वापस किए जाएंगे और सभी व्यापारियों को निर्देशित किया गया है कि मानक अनुरूप जो भी इस तरह की एक्सेसरीज हैं वो उसको ना बेचें। बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बीकेटीसी की ओर से उन्हें प्रसाद, तुलसी माला और अंग वस्त्र भेंट किए गए। बीकेटीसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने मंत्री को यात्रा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के निर्देश में बद्री केदार यात्रा सफलतापूर्वक संचालित हुई है। केदारनाथ धाम के कपाट 23 अक्टूबर को बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 25 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। अब तक 16.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ दर्शन कर चुके हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा धामी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बीकेटीसी द्वारा जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं बहुत अच्छी हैं। सभी बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं से मैंने बात की, उनका भी ये कहना है कि हम देश में हर जगह जाते हैं, यहाँ के बीकेटीसी के कर्मचारियों का, यहाँ मंदिर के पुजारियों का, सभी का व्यवहार इतना अच्छा है कि हम उसको कह नहीं सकते। ये उनके शब्द थे। और क्योंकि अभी मास्टर प्लान के तहत इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, कई व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है, उसके बावजूद भी आने वाले यात्रियों को सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल रही हैं। अक्सर देखने में आता है जब यात्री कहीं जाते हैं, विशेषकर जो हमारी महिला तीर्थयात्रियों को टॉयलेट सुविधा की उनकी व्यवस्था इन लोगों ने की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें एक भारत आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया गया। ये दौड़ विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान की अगुवाई में हरबटपुर बस अड्डे से शुरू हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर किया। रन फॉर यूनिटी में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया। इस दौरान विधायक चौहान ने कहा कि सरदार पटेल का देश की एकता और अखंडता में योगदान सदैव अमिट रहेगा। फौलादी इच्छा शक्ति के साथ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजों ने विभाजनकारी नीति के तहत एक जो ढीली रस्सी पकड़ा दी थी सब रियासतों को कि तुम्हारी मर्जी है जहां रहना चाहो, उनको फौलादी इच्छा शक्ति दिखाते हुए एक झटके में 550 से अधिक रियासतों को एकीकृत करके भारतीय संघ में मिलाने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राष्ट्रीय एकता और अखंडता में इस अद्वितीय योगदान के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्म जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनके जन्म जयंती से लेकर के और ये पूरा महीना भर रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए तमाम सारी यात्राएं, उसी क्रम में आज ये यात्रा 8 किलोमीटर की यात्रा हरबटपुर बस अड्डे से शुरू होकर के और आज यहाँ माड़ी के नाके पर खत्म हो रही है। हमारे छात्र और छात्राओं ने, हमारे नागरिकों ने, विशेष रूप से स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस 8 किलोमीटर यात्रा को संकल्प के रूप में पूरा करने का काम किया। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने 262 रियासतों को एकजुट करके भारत संघ का निर्माण किया। देश की युवा पीढ़ी
उनको याद रखे। उन्होंने जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए और देश को एक भारत संघ बनाने के लिए जो एक प्रयास किया था और जो उनका प्रयास सफल हुआ था, उसको देश की युवा पीढ़ी याद रखे और उनके बारे में जाने। इसके लिए उनके 150वें जन्म दिवस पर 150 किलोमीटर की पदयात्रा हर विधानसभा के अंदर होगी। उसी क्रम में आज विकासनगर विधानसभा के अंदर यात्रा प्रारंभ हुई है और इसके पहले चरण में 10 किलोमीटर की यात्रा वो हरपुर से जीवनगढ़ तक संपन्न होगी और आज युवाओं के जोश के साथ हम लोग इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ग्राम पाव विकासखंड पोखरी की गंभीर रूप से घायल रामेश्वरी देवी को जंगल में घायल अवस्था में मिलने के बाद प्राथमिक उपचार देकर के हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था की। चारा लेने गई महिला पर भालू ने अचानक से हमला कर दिया था। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त सर्च टीम ने सुबह दोबारा शुरू किए गए अभियान में उन्हें बामनाथ पोखरी मोटर मार्ग से करीब 2.5 किलोमीटर दूर खड़ी ढलान पर बांज के पेड़ के पास घायल अवस्था में पाया। रेस्क्यू टीम ने कठिन परिस्थितियों में स्ट्रेचर की सहायता से महिला को बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। मूली में ग्राम पाव विकासखंड पोखरी के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला पर भालू के द्वारा आक्रमण किया गया था। उस महिला को जो है आज उच्च इलाज के लिए एम्स रेफर कर दिया गया है और एयर एम्बुलेंस के द्वारा उसको एम्स ऋषिकेश में भेज दिया गया है और लगातार डॉक्टरों के द्वारा निगरानी बनाए रखी जाए। अर्धकुंभ मेले को पूर्ण कुंभ की तरह प्रस्तुत करने के प्रयासों पर साधु संतों ने तीखा विरोध जताया है। भारत साधु समाज की बैठक में संतों ने परंपराओं में हस्तक्षेप को अस्वीकार्य बताया। बड़ा अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश महाराज ने कहा कि कुंभ और अर्धकुंभ से जुड़े निर्णय केवल संत समाज ही लेगा। सरकार की भूमिका सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित है। उन्होंने अखाड़ा परिषद के वर्तमान स्वरूप और उसकी वैधता पर भी सवाल उठाए। जूना अखाड़ा के स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने इसे परंपरा के विपरीत और हिंदू समाज के साथ छल बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा कदम केवल सरकारी व्यय बढ़ाने का एक प्रयास प्रतीत होता है। बैठक में संगठन के नए पदाधिकारी भी चुने गए। को कोई अधिकार नहीं है परंपराओं को ध्वस्त करने का। जो भी परंपराएं हैं, जो पूर्ण रूपेण ऐसी संस्थाएं हैं जिनका काम संतों की संस्थाओं में दखल अंदाजी करने का नहीं है, शासन और प्रशासन का जो काम है वो शासन प्रशासन करे और जो संतों का काम है, जो संतों की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कोई इंटरफेरेंस बिल्कुल भी संत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए हम सब लोग सरकार के साथ बैठेंगे और इस कुंभ को जो पूर्ण कुंभ जैसा, क्योंकि पेशवाई और धर्म ध्वजा महत्वपूर्ण होती है, जिस भी अखाड़े की धर्म ध्वजा लगती है उस धर्म ध्वजा के नीचे ही पेशवाई निकलती है, शाही स्नान होते हैं। अब इसमें ये निर्णय करना है कि हरिद्वार में हमें क्या करना है। अखाड़ा के सभी प्रतिनिधि बैठकर ये निर्णय करने का है, सरकार का निर्णय नहीं है। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ करने की क्या मतलब है? कोई औचित्य नहीं है। ये वास्तव में केवल हिंदू समाज के साथ छलावा है, धोखा है, क्योंकि उसी दौरान 2 कुंभ और लगते हैं। उज्जैन में लगता है और नासिक में लगता है। तो आप ये बताइए, जहाँ से उठा करके हर 1 महीने बाद 15 दिन बाद वहाँ दूसरी जगह लाए जाएंगे। ये पूर्ण कुंभ के नाम से केवल जनता को बहका रहे हैं। पूर्ण कुंभ कराने के लिए सारा देश तैयार था और योगी जी ने कुंभ से पहले कुंभ जो लगता है वृंदावन में, वो कोरोना में पूर्णतः संपन्न कराया और यहाँ सब लोग कोरोना की टेस्टिंग करके आने को तैयार थे, लेकिन बिल्कुल ऐन मौके पर कुंभ को रोका गया, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ये इस बार हम किसी भी कीमत पर सरकार का दुर्व्यवहार, प्रशासन का दुर्व्यवहार नहीं होने देंगे। अगली खबर पटना से है, जहां बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम धामी ने शिरकत की। जहां नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर सीएम धामी ने बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार वाले राज्यों में सुशासन स्थापित हो रहा है। बिहार भी पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से विकास कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बिहार के लोगों ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, अब उसी गति से बिहार का विकास भी होगा। मैं नीतीश जी को और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत 21 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने जानकारी दी है कि कपाट बंद होने की प्रक्रिया के अंतर्गत पंच पूजाओं के पहले दिन 21 नवंबर को भगवान श्री गणेश की पूजा होगी। शाम को इसी दिन भगवान गणेश के कपाट बंद होंगे। दूसरे दिन 22 नवंबर को आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट बंद होंगे। तीसरे दिन 23 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। चौथे दिन 24 नवंबर को मां लक्ष्मी को कढ़ाई भोग चढ़ाया जाएगा। 25 नवंबर को अपराह्न 2:56 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। 26 नवंबर को प्रातः कुबेर एवं उद्धव जी सहित रावल जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी शीतकालीन प्रवास पांडुकेश्वर तथा श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ को प्रस्थान करेंगी। उद्धव जी एवं कुबेर शीतकाल में गद्दी स्थल पांडुकेश्वर में प्रवास करेंगे, जबकि आदि गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी 27 नवंबर को नरसिंह मंदिर ज्योतिर्मठ पहुंचेगी। रजिस्ट्री अधिकतम कितनी कीमत की हो, रजिस्ट्री शुल्क 25,000 रुपए ही लिया जाता है, लेकिन अब इस शुल्क को अधिकतम 50,000 रुपए कर दिया गया है। इसे राजस्व बढ़ोतरी की दिशा में बेहतर कदम माना जा रहा है। इससे पहले 2015 में रजिस्ट्री शुल्क को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 किया गया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड में प्रति रजिस्ट्री 2% रजिस्ट्री शुल्क अधिकतम 25,000 रुपए लिया जाता है। जैसे अगर 10 लाख रुपए की जमीन कोई खरीदता है तो उसके हिसाब से 20,000 रुपए रजिस्ट्री शुल्क लिया जाता है। तो वही विपक्ष ने इसे खुली लूट करार दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि आम आदमी के ऊपर नाजायज बोझ डालने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। जमीनों की रजिस्ट्री ऐसा 25 से 50,000 नहीं, प्रतिशत में बढ़ती है, तो कुछ प्रतिशत जमीनों का शुल्क बढ़ा होगा, लेकिन हर तरफ से लूट मची हुई है, हर तरफ से लूट मची हुई है। कहाँ कमी कहाँ है? एक रजिस्ट्री का ही मतलब जो सर्किल रेट है, सर्किल रेट बढ़ाकर शुल्क ऐंठने की बात नहीं है। हर तरह से आप गांव में चले जाइए, हर महीने कोई ना कोई सत्यापन कराना है साहब, डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन कराना है, उसमें तमाम पैसे ऐंठने में लगे हुए हैं। तो सरकार इस काम में लगी हुई है कि जनता से किस प्रकार से पैसा ऐंठा जाए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।